दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष केमिस्ट्री में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं, जो कि आज हमारा 534 नंबर का लेक्चर है। जी हां दोस्तों, और आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 16,000 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। 16,020 सवाल आज आपको तैयार करने का मौका मिलेगा। दोस्तों बहुत जीरो लेवल से हमने स्टार्ट किया था और धीरे धीरे 30-30 सवालों को पढ़ते हुए हम 16,000 सवाल इस सीरीज में कवर कर चुके हैं। अब ये 8वां विषय हमारा है। 7 विषय मैं आपको पढ़ा चुका हूं, 8वें विषय में हम लोग केमिस्ट्री विषय पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है ये उर्वरक से संबंधित टॉपिक है। आपसे बहुत सारे सवाल उर्वरक से संबंधित पूछे जाते हैं, जिसमें नाइट्रोजनी, फास्फेटी और पोटास, साथ ही साथ जैव उर्वरक से संबंधित बहुत सारे सवाल परीक्षा में आते हैं। तो कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, उनका जवाब क्या होगा, और पूरा अच्छे से मैं आपको एक एक चीजें समझाता हूं। तो चलिए सीधे आते हैं क्लास में और पढ़ना आरंभ करते हैं। ठीक है, आपको क्लास अच्छी लगे तो आप सभी से निवेदन है हाथ जोड़कर कि एक बार आप हमारे पेड कोर्स के डेमो क्लास को जरूर देखिएगा। देखिए परचेज करना नहीं करना वो सब आपके ऊपर है, लेकिन डेमो देखने में कोई नुकसान आपका नहीं है। तो आपको करना क्या है, स्टडी 91 ऑफिशियल ये एप्लीकेशन हमारा, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। सारी क्लासेज हमारी इसी एप्लीकेशन पे चलती हैं और अलग अलग कोर्सेज हैं, जिसमें जीएस के भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो आप जाके एक बार डेमो देख लीजिए। ठीक है, चलिए आते हैं सीधे सवालों पर और देखते हैं कि सवाल का क्या जवाब जो है सही होगा और कैसे कैसे सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सवाल दे रहा है, मान लीजिए परीक्षा में सवाल आया कि उन पदार्थों को क्या कहते हैं जो मिट्टी में आवश्यक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए मिलाए जाते हैं। ठीक है, देखिए मिट्टी में बहुत सारे तत्व जरूरी होते हैं। क्यों जरूरी होते हैं? मिट्टी में किया क्या जाता है? मिट्टी में सब फसलों को खेती किया जाता है, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। तो आवश्यक तत्व किसके लिए है भाई? आवश्यक तत्वों की आवश्यकता किसके लिए है? पेड़ पौधों के लिए है। पेड़ पौधों के लिए क्यों है? सिंपल सी बात बताऊं, जैसे हम भोजन क्यों करते हैं? ताकि हमारा शारीरिक विकास हो सके, हमारा मानसिक विकास हो सके, हम रोगों से दूर रह सके। इसीलिए तो हम क्या करते हैं, भोजन में अलग अलग तरह की चीजें लेते हैं। उसी तरह से मिट्टी में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। यही पोषक तत्व पेड़ पौधों की अनेक रोगों से रक्षा करते हैं, पेड़ पौधों को मजबूती प्रदान करते हैं, पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायता प्रदान करते हैं। तो जब उन पोषक तत्वों की कमी हो जाती मिट्टी में, तो हम क्या करते हैं, पोषक तत्व उन मिट्टी में मिलाते हैं और बस उसी को क्या कहा जाता है, उसी को उर्वरक कहा जाता है। तो याद रखेगा, ये कमी को मिलाने के लिए, आवश्यक तत्वों की जो कमी है उस कमी को दूर करने के लिए दोस्तों क्या किया जाता है, याद रखेंगे, उर्वरक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उर्वरक, ठीक है, उर्वरक का प्रयोग दोस्तों किया जाता है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत आपको? मिट्टी में आवश्यक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए, ठीक है, ऐसा किया जाता है, याद रखेंगे। अगला सवाल कह रहा है, वे मुख्य तत्व कौन से हैं जो पौधों की वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं या आवश्यक हैं? वो दोस्तों मुख्य तत्व कौन से हैं आपको बताना। वे कौन कौन से तत्व हैं जो पौधों की वृद्धि के लिए, जो पौधों की वृद्धि कराते हैं। जैसे इंसान की शारीरिक और मानसिक वृद्धि होती है, उसी तरह से पौधों की भी होती है। और ये कराते कौन है? तो NPK याद रखिएगा। N माने हो जाता है दोस्तों नाइट्रोजन। ठीक है, दिखेगा N का मतलब क्या हो जाता है, नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजनी उर्वरक होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा P माने हो जाता है फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस को दोस्तों P से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। दूसरा हो जाता है फास्फोरस। तीसरा हो जाता है NPK, और K का मतलब कैल्शियम नहीं, कैल्शियम को C से रिप्रेजेंट किया जाता है। K का मतलब पोटेशियम होता है। क्या होता है? पोटेशियम। कई बार बच्चा NPK पढ़ जरूर लेता है, लेकिन दिमाग में जो है कुछ उल्टा सीधा आ जाता है। इसको थोड़ा उसी फॉर्मेट में लिख लीजिए, ज्यादा सही है। ठीक है, इधर हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन को N से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो कुल मोटी मोटा दोस्तों याद रखेगा NPK। ठीक है, NPK ये पौधों की वृद्धि के लिए बहुत जरूरी होते हैं। यानी मिट्टी में किसको किसको मिलाया जाता है, या तो नाइट्रोजनी उर्वरक मिलाया जाता है, या तो फास्फोरस से फास्फेटी उर्वरक मिलाया जाता है, पोटेशियम से पोटास उर्वरक याद रखेंगे। ठीक है, तो इसके अलग अलग उर्वरक भी हैं दोस्तों, वो भी लिख लीजिए ना हो तो। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन की ज्यादा मात्रा होती है, नाइट्रोजनी उर्वरक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाइट्रोजनी उर्वरक। ठीक है, नाइट्रोजनी उर्वरक कहा जाता है। इसी तरह से फास्फोरस से संबंधी हो जाता है फास्फेटी उर्वरक। ठीक है, क्या हो जाता है? फास्फेटी उर्वरक। उसी तरह से पोटेशियम से संबंधित क्या हो जाता है? पोटास उर्वरक। क्या हो जाता है? पोटास
पोटास उर्वरक, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। 3 तरह के उर्वरक होते हैं, इनको आप याद रखेंगे, ठीक है। पौधों के लिए सबसे आवश्यक है, इसलिए मिट्टी में इस तरह के उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़िए। अब एक सवाल दे रहा है कि उर्वरक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। देखिए कर उर्वरक के कितने टाइप होते हैं, ये जो अभी मैंने आपको बताया ये उर्वरक के टाइप ही तो समझाया, ठीक है। क्या क्या, जैसे नाइट्रोजनी उर्वरक, ठीक है, नाइट्रोजनी उर्वरक, यह भी दोस्तों उर्वरक का ही एक प्रकार है। इसी तरह से फास्फेटी उर्वरक, ठीक है, फास्फेटी उर्वरक, यह भी दोस्तों उर्वरक का एक प्रकार है। और तीसरा लिखेगा पोटास उर्वरक, ठीक है, पोटास उर्वरक, यह भी उर्वरक का एक प्रकार है। अच्छा एक चीज और देखिएगा, पूछता है कि नाइट्रोजनी उर्वरक में किसकी मात्रा ज्यादा है, तो सिंपल से बात है, इसका नाम नाइट्रोजनी क्यों पड़ा, क्योंकि नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा है। इसका नाम फास्फेटी क्यों पड़ा, क्योंकि फास्फोरस की मात्रा ज्यादा है। इसका नाम पोटास क्यों पड़ा, क्योंकि पोटेशियम की मात्रा ज्यादा है। तो ये कॉमन सेंस की बात है, लेकिन ये कॉमन सेंस परीक्षा के समय आपको याद होना चाहिए। आज की क्लास में तो ठीक है, परीक्षा के समय भी ये आपको कॉमन सेंस का प्रयोग करना है कि कहां क्या जवाब होगा। सुनिए आगे, करा कौन उर्वरक या कौन से उर्वरक पौधों को मुख्यतः नाइट्रोजन देते हैं, जो मैंने अभी आपको समझाया। बताइए पौधों को नाइट्रोजन कौन देगा, पोटास उर्वरक देगा, फास्फेटी देगा या नाइट्रोजन ही देगा। सिंपल सी बात है कि नाइट्रोजनी उर्वरक ही ये पौधों को क्या देता है दोस्तों, मुख्यतः प्राप्त होता है। नाइट्रोजनी उर्वरक से नाइट्रोजन प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा नाइट्रोजनी उर्वरक, ठीक है। नाइट्रोजनी उर्वरक से पौधों को क्या मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है। फास्फेटी उर्वरक से फास्फोरस मिलता है और पोटास उर्वरक से उनको पोटास मिलता है। अगला सवाल सुनिएगा, आपके दिमाग में एक सवाल और आ रहा होगा कि सर पौधे ये नाइट्रोजनी उर्वरक लेके करते क्या है, मतलब उनको ऐसा क्या मिल जाता है। अगर फास्फेटी दिया जाता है तो उनमें क्या प्रभाव पड़ता है, पोटास उर्वरक उनको दिया जाता है तो क्यों दिया जाता है, ठीक है। तो उसी तरह सवाल करा कि नाइट्रोजनी उर्वरक ये क्यों दिया जाता है, अभी सब एक एक करके बताता हूं, ठीक है। अब ये दिया कैसे जाता है पहले ये समझिएगा। ऐसा नहीं है जैसे हम लोगों के सामने खाने की थाली रख दिया, हम लोगों ने खा लिया। भाई मैं कहूं आपके शरीर में खून की कमी है, डॉक्टर ने कहा कि भैया आयरन ले लीजिए, खून की कमी से। आयरन मतलब लोहा नहीं खाना है, आयरन मतलब जैसे हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं, जैसे पालक वगैरह, उसमें आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। तो आपने पालक लिया, पालक को उबाल दिया, उसको उबाल करके उसका रस निकाल दिया, रस निकाल करके आप जो है पी लिए, तो शरीर में आयरन की मात्रा पूरी हो गई। ऐसे समय समय पे अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग चीजों का हम सेवन करते हैं। तो हम तो इंसान, हम तो खा लेते हैं। पेड़ पौधे कैसे खाएंगे भाई, पेड़ पौधों को नाइट्रोजन लेके डाल नहीं देंगे ना, और ऐसा नहीं कि उनको कुछ दे देंगे तो वो उनके जो है शरीर में चला जाएगा। तो उसके पीछे कुछ लॉजिक होता है, उसको जरा समझिएगा। कारण नाइट्रोजनी उर्वरक भूमि के जल से क्रिया करके क्या बनाते हैं, क्या कर रहा है दोस्तों, किससे क्रिया करने जा रहा है, कुल मिला जुला के जल से क्रिया करने जा रहा है। और जल को आप कहते हैं H2O, ठीक है। अरे चाहे भूमि का जल हो, चाहे बरसात का जल हो, जल तो जल होता है, वो तो होगा H2O। और नाइट्रोजन उर्वरक अगर ये H2O से क्रिया करेगा तो कौन सी गैस बनाता है, तो याद रखेगा अमोनिया गैस बनाता है। कौन सा गैस बनाता है दोस्तों, यहां पर वो बनाता है अमोनिया। और अमोनिया किसे कहते हैं, NH3 को कहते हैं। यहां H वाला हाइड्रोजन मिल जाता है तो यहां दोस्तों क्या कर देता है, ये अमोनिया बना देता है। या फिर कभी कभी लिखा रहता है कि अमोनियम बना देता है, अमोनिया या अमोनियम। अमोनियम किसे कहते हैं भैया, अमोनियम कहते हैं NH4 को, ठीक है। NH4 को अमोनियम कहते हैं, NH3 को अमोनिया कहते हैं। तो जल से क्रिया करके यही नाइट्रोजनी उर्वरक जो होते हैं ये क्या कर देते हैं, अमोनिया बना देते हैं या अमोनियम बना देते हैं। ये पॉइंट याद रखेंगे, बहुत प्यारा सा सवाल है, छोटा सा है, बस ध्यान देने वाली बात है, सब आपको समझ में आ जाएगा। अगला सवाल करा, ये जो नाइट्रोजनी उर्वरक हैं, ठीक है, जिनमें नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है, करा नाइट्रोजनी उर्वरक भूमि के जल से क्रिया करके जो अमोनिया या अमोनियम बनाते हैं, ठीक है, वह बैक्टीरिया द्वारा किस तत्व में बदल दिया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले तो नाइट्रोजनी उर्वरक जब पौधों को देंगे और उसके साथ पानी देंगे तो बन जाता अमोनिया। अब ये अमोनिया दोस्तों उस पेड़ पौधे में कई सारे बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया दोस्तों इस अमोनिया को अच्छा अब सवाल ये भी कहा जाता है परीक्षा में कि कौन से वाले बैक्टीरिया होते हैं जो इस अमोनिया को चेंज करने जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं नाइट्रीफाइंग, ठीक है। लिखिएगा, एक एक सवाल लिखिएगा, नाइट्रीफाइंग, ठीक है। नाइट्रीफाइंग दोस्तों क्या है, नाइट्रीफाइंग जो है दोस्तों ये बैक्टीरिया है, ध्यान दीजिएगा। अब नाइट्रीफाइंग ये बैक्टीरिया दोस्तों करता क्या है, ये पकड़ता है अमोनियम को और अमोनियम को पहले नाइट्राइट में बदलता है। ऐसे लिखिएगा, ध्यान से लिखिएगा, ये पहले क्या करता है, अमोनिया को लेता है, अमोनिया
या अमोनियम को, अमोनिया या अमोनियम को चेंज करता है किसमें? सबसे पहले बदलता है नाइट्राइट में। किसमें बदलता है? नाइट्राइट में। ठीक है, तो ये दोस्तों पहला चेंजेस है। परीक्षा में सवाल आता है कि नाइट्राइट में चेंज होता है कि नाइट्रेट में चेंज होता है। दो स्टेज में बदलता है। पहले ये नाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरिया है, ये अमोनिया या अमोनियम, भाई दोनों चीजें बन सकता है ना क्रिया करके, NH3 भी बन सकता है, NH4 भी बन सकता है। तो पहले चेंज करता है नाइट्राइट में और उसके बाद सेकेंड स्टेज में चेंज करता है नाइट्रेट में। भाई किसी चीज के बनने का स्टेज अलग अलग हो सकता है ना, समझ रहे हैं ना? तो एक ही स्टेज में ये अमोनिया नाइट्रेट में नहीं बदल जाता है, पहले वो नाइट्राइट में बदलता है, बाद में नाइट्रेट में बदलता है। ठीक है, तो पहले नाइट्राइट में बदला और बाद में दोस्तों किस में बदला है? बाद में नाइट्रेट में बदलता है। ठीक है, परीक्षा में नाइट्रेट खूब पूछा जाता है, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि नाइट्रेट सेकेंड स्टेज पे चेंज होता है लेकिन सेकेंड स्टेज पे। पहले अगर आपसे ऐसे मान लीजिए कभी एग्जामिनर के दिमाग में आया कि हमें बच्चों को उलझाना है, तो बच्चों से एक सवाल पूछा कि नाइट्रोजनी उर्वरक से पौधों को जो नाइट्रेट मिलता है वो किससे प्राप्त होता है? अब हर बच्चा कहेगा अमोनिया से, समझिएगा, जबकि गलत है। ये नाइट्रेट बनता है नाइट्राइट से और नाइट्राइट बनता है अमोनिया से, अमोनियम से। ठीक है, तो ये स्टेज आप याद रखेंगे। कभी अगर इतने डीप में जाके सवाल पूछ दिया तब आपके लिए जो है एक संकट खड़ा हो जाएगा। उस संकट से निपटने के लिए आप आज तैयार हो जाइए। ठीक है, और आगे चलिए। करा यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम साइनामाइड हो गया, अमोनियम नाइट्रेट हो गया। ये किस प्रकार के उर्वरक हैं दोस्तों? ये जितने भी दे रहा दोस्तों, ये सभी के सभी नाइट्रोजनी उर्वरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये सभी के सभी नाइट्रोजनी उर्वरक कहलाते हैं। ये नाइट्रोजनी, अगर कभी ऐसे पूछ दिया कि नाइट्रोजनी उर्वरक के उदाहरण हैं, तो याद रखेगा यूरिया क्या है? यूरिया में भी नाइट्रोजन पाया जाता है, तो इसलिए यूरिया को भी नाइट्रोजन उर्वरक कहते हैं। कैल्शियम साइनामाइड का नाम सुना होगा, यह भी एक नाइट्रोजनी उर्वरक है। अमोनियम सल्फेट का नाम सुना होगा और अमोनियम नाइट्रेट का नाम सुना होगा। ये दोनों दोस्तों क्या है? नाइट्रोजनी उर्वरक हैं। तो इस तरह से सल्फेट और नाइट्रेट दोनों याद रखेंगे। अमोनियम सल्फेट याद रखेगा और अमोनियम नाइट्रेट याद रखेगा। ये दोनों ही नाइट्रोजनी उर्वरक के उदाहरण हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और आगे बढ़िए। करा सबसे अच्छा नाइट्रोजनी उर्वरक कौन है? मान लीजिए आपसे सवाल कर दिया कि सबसे बढ़िया वाला नाइट्रोजनी उर्वरक कौन है? हम यूरिया को माने, हम कैल्शियम साइनामाइड को माने, हम अमोनियम सल्फेट को माने, या हम अमोनियम नाइट्रेट को माने? किसको सबसे अच्छा माना जाता है? तो सबसे अच्छा माना जाता है यूरिया को। ठीक है, सबसे अच्छा किसको माना जाता है? यूरिया को। इसलिए किसान जो होते हैं ये यूरिया का प्रयोग अपने खेतों में ज्यादा करते हैं। इसका रासायनिक नाम दोस्तों पूछ लेता है, लोगों को रासायनिक नाम याद नहीं होता। आज मैं कैसे ट्रिक देता हूं कि आपको हमेशा के लिए रासायनिक नाम याद हो जाएगा। अमोनिया के लिए आप यूज करते हैं NH3, ठीक है, तो यहां NH3 मत कीजिए, यूरिया के लिए NH2 यूज कीजिएगा, वो भी 2 बार, NH2 क्या याद करेंगे? NH2 ऐसे थोड़ा स्पेस कर लिखेगा। अब बीच में लिखेगा CO, क्या लिखेंगे? CO, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, CO, NH2CO, NH2, ये क्या बन गया दोस्तों? यही यूरिया है, ध्यान दीजिएगा। NH2CO, NH2 यही क्या है? यूरिया है। ये आप याद रखेंगे। इसका रासायनिक सूत्र जल्दी याद ही नहीं होता किसी को, लेकिन मेरे साथ बने रहे क्लास में तो मैक्सिमम चीजें मैं प्रयास करूंगा कि कितने आसान भाषा में आपको सिखा दूं और समझा दूं। करा यूरिया में भार के अनुसार, ठीक है, भार के अनुसार दोस्तों कितनी नाइट्रोजन पाई जाती है ये बताइए। अब इसके 3 जवाब हैं, सुनिएगा। अगर आप एग्जैक्ट मानेंगे, ठीक है, एग्जैक्ट मतलब जो ट्रुथ है, ठीक है, जो ट्रुथ है, अगर आप ट्रुथ देखेंगे तो एग्जैक्ट पाया जाता है 46.6%। कितना? 46.6%। अब लोग क्या करते हैं दोस्तों, कोई कहता है 46% और कोई कहता है 47%। क्या कहता है? कोई कहता है 46%, कोई कहता है 47%, लेकिन जो सत्य है वो क्या है दोस्तों? 46.6%। आप देखिएगा एग्जाम में क्या दिया है। अब मैं क्यों समझा रहा हूं, आप गूगल करेंगे आपको 46 मिलेगा, आप एग्जाम में देखेंगे आपको 47 मिलेगा। समस्या इस बात की आती है कि 46-47 की लड़ाई खत्म कब होगी? तो खत्म इसलिए नहीं हो रही क्योंकि जो एग्जैक्ट आंकड़ा है वो 46.6। तो एक बात तो तय है, या तो आप एग्जैक्ट याद कर लो और लगभग में रख रहे हो, तो कोई भी आंकड़ा अगर 0.5 से ऊपर है तो हमेशा उसको पूर्णांक में गिना जाता है। अगर ये 0.5 तक रहता, 46.5 या 46.4,
तो उसको हम 46 ही काउंट करते हैं। लेकिन अगर 5 पॉइंट के ऊपर चला गया यानी 6 हो गया तो उसे हम 7 में काउंट कर सकते हैं। तो लड़ाई क्या है वो छोड़िए, 46 भी याद रखिए, 46.6 भी याद रखिए और 47 भी याद रखिएगा। बाद में न कहिएगा कि नितिन सर ने नहीं समझाया। ये मैं बता रहा हूं कि यूरिया में भार के अनुसार कितना नाइट्रोजन पाया जाता है। 100 किलोग्राम यूरिया में है, परसेंटेज का मतलब क्या है, 100 किलोग्राम यूरिया में नाइट्रोजन जो पाया जाएगा, मान लीजिए 100 किलोग्राम यूरिया आपने खरीद लिया, उसमें कितना नाइट्रोजन है, तो 46.6 यानी 46.6 किलो नाइट्रोजन उसमें होगा। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, करा कौन सा नाइट्रोजनी उर्वरक अन्य नाइट्रोजनी उर्वरक की तरह अस्थाई जो है नहीं होता। कौन सा अस्थाई नहीं? आपने नाइट्रोजनी उर्वरक में बहुत कुछ पढ़ा। आपने नाइट्रोजनी उर्वरक में क्या क्या पढ़ा? नाइट्रोजनी सल्फेट पढ़ा, अमोनियम सल्फेट पढ़ा, अमोनियम नाइट्रेट पढ़ा, कैल्शियम साइनामाइड पढ़ा, यूरिया पढ़ा। इन चारों में अगर हम बात करें तो कौन सा अस्थाई नहीं है, तो यूरिया दोस्तों अस्थाई नहीं होता है, ठीक है। याद रखेंगे, अगर इन चारों में आपसे पूछ दे कि कौन सा अस्थाई नहीं है तो याद रखेगा वो यूरिया जो है दोस्तों अस्थाई नहीं है, ठीक है। और अगर आपसे नाइट्रोजनी उर्वरक के बारे में पूछता है तो नाइट्रोजन उर्वरक में किसको याद रखेंगे? याद रखेगा कैल्शियम साइनामाइड, ठीक है। कैल्शियम साइनामाइड का नाम याद रखेंगे, अमोनियम सल्फेट का नाम याद रखेंगे, अमोनियम सल्फेट का नाम याद रखेंगे, अमोनियम नाइट्रेट का नाम याद रखेंगे, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट का नाम याद रखेंगे। ये सब नाइट्रोजनी उर्वरक में दोस्तों इनकी गिनती की जाती है, ठीक है। अच्छा, ये आप याद रखेंगे। और यूरिया के लिए दोस्तों याद रखेगा, यूरिया में होता क्या है, जब ये पौधों को आप यूरिया देते हैं तो यूरिया करता क्या दोस्तों? अच्छा, यूरिया है क्या, कभी कभी पूछता है तो बताइएगा, यूरिया एक एमाइड है। क्या दोस्तों? यूरिया को क्या कहा जाता है? यूरिया को एमाइड कहा जाता है। और यूरिया दोस्तों ये करता क्या है, तो ये पहले मिट्टी में जब किसान ये यूरिया को डाल देता है तो ये यूरिया अपघटक के रूप में दोस्तों इसको बैक्टीरिया क्या करते हैं, तोड़ देते हैं और उसको जो है फिर वो नाइट्रोजन के रूप में दोस्तों पौधों को ये प्राप्त हो जाता है। तो याद रखिएगा, फिलहाल एक घटक जो अस्थाई नहीं है, ये आप याद रखेंगे। करेक्ट, कौन सा नाइट्रोजनी उर्वरक नर्म वातावरण, नर्म, ठीक है, चलो, नर्म वातावरण में और निम्न तापमान पर विघटित हो जाते हैं। कौन सा नाइट्रोजनी उर्वरक नर्म नहीं होगा, यह होगा गर्म वातावरण, ठीक है। चलिए, ठीक है, गर्म ही लिखिए, ठीक है। गर्म वातावरण में क्या हो जाता है, निम्न ताप पर विघटित हो जाता है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये पौधों को जो यूरिया दिया गया है यही विघटित होते हैं, ठीक है। यूरिया क्या हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। चलिए और आगे बढ़िए, अगला सवाल कर अमोनियम सल्फेट। देखिए, अमोनियम सल्फेट और अमोनियम नाइट्रेट दोनों ही एक तरह के नाइट्रोजनी उर्वरक है, जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। कर अमोनियम सल्फेट यानी NH4 बंद करके 2SO4 लिखेगा। कर यह अमोनिया पर किस अम्ल की क्रिया द्वारा, अमोनिया पर किस अम्ल की क्रिया द्वारा बनाया जाता है? तो अमोनियम सल्फेट बनता कैसे है? तो सबसे पहले NH3 लिया जाता है, NH3 यानी अमोनिया को ले लिया गया, ठीक है। और अमोनिया पर दोस्तों किस अम्ल की क्रिया कराई जाती है? याद रखेगा सल्फ्यूरिक एसिड की, ठीक है। अमोनिया पर सल्फ्यूरिक एसिड की क्रिया कराई जाती है। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब क्या होगा, H2SO4 की क्रिया कराई जाती है, ठीक है। तब जाकर दोस्तों क्या तैयार होता है? तब जाके अमोनियम सल्फेट तैयार होता है। क्या होता है? तब जाके अमोनियम सल्फेट जो है तैयार होता है, याद रखेंगे। तो ये आपका दोस्तों जवाब हो जाएगा, यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा जो पूछा है, ठीक है, कि क्या जो है किसकी क्रिया कराई जाती है, किस एसिड से क्रिया कराई जाती है? तो याद रखेगा सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया कराई जाती है। और सल्फ्यूरिक एसिड यह एक प्रबल अम्ल की भांति दोस्तों व्यवहार करता है, ठीक है। तो चलिए ये भी आप याद रखेंगे और आगे बढ़िए। करा अमोनियम सल्फेट में कितना नाइट्रोजन होता है? जैसे आपने पीछे पढ़ा यूरिया में, पीछे आपने क्या पढ़ा? पीछे पढ़ा यूरिया में नाइट्रोजन, ठीक है। यूरिया में नाइट्रोजन, ठीक है। तो आपने पढ़ा कि यूरिया में एग्जैक्ट नाइट्रोजन होता है 46.6%, ठीक है। तो एकदम आप इसी को याद रख लीजिएगा। बाकी लगभग कोई पूछे तो लगभग 46, लगभग 47, ये भी याद हो गया। उसी तरह से कह रहा है कि अमोनियम सल्फेट जो होता है इसमें कितना नाइट्रोजन पाया जाता है? तो इसमें लगभग 21% तक, ठीक है। कितना? लगभग 21% से लेकर 21% दोस्तों इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। और एक चीज और बता दूं,
क्योंकि यहां सल्फेट लिखा है, यहां क्या लिखा है सल्फेट, तो इसको ऐसे लिखिए, ठीक है। यहां से दो सवाल लिखिए, अमोनियम सल्फेट जो होता है दोस्तों, अमोनियम सल्फेट जो लिखा है, इसमें दो चीजें बहुतायत मात्रा में पाई जाती हैं। एक तो दोस्तों नाइट्रोजन बहुत ज्यादा मात्रा में है, ठीक है, दूसरा लिखेगा सल्फेट ज्यादा मात्रा में है, ठीक है। सल्फेट मतलब सल्फेट, हाँ सल्फेट लिख लीजिएगा, ठीक है, सल्फेट। अब देखिए ये जो नाइट्रोजन है ये तो पाया जाता है लगभग 21%, लेकिन ये जो सल्फेट है ये और ज्यादा पाया जाता है 24%, ठीक है। अमोनियम सल्फेट में, सल्फेट मतलब सल्फर हो गया, महाराज क्या हो गया आपको, ठीक है, सल्फेट कहीं लिखा है, इसका अर्थ क्या है, सल्फेट का मतलब है सल्फर, ठीक है। तो सल्फर की मात्रा अमोनियम सल्फेट में ज्यादा होती है, तभी तो इसे सल्फेट कहा गया। अगर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा देते हैं तो नाइट्रेट हो जाता, अमोनियम नाइट्रेट हो जाता। फिर भी 24% 21% बहुत कम ज्यादा नहीं है, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से सवाल देखिए अगला, करा किस नाइट्रोजनी उर्वरक का रंग दोस्तों काला होता है। वैसे काला नाम आते ही डीएपी का ऑप्शन आपको एग्जाम में मिल सकता है, ठीक है। खैर हमें तो यहां नाइट्रोजनी उर्वरक के आधार पे काले रंग का पता करना है, तो काला रंग होता है कैल्शियम साइनामाइड का। किसका होता है, कैल्शियम साइनामाइड, ठीक है, साइनामाइड, ठीक है, कैल्शियम साइनामाइड, ठीक है, साइनामाइड, ठीक है। कैल्शियम साइनामाइड जो होता है दोस्तों, इसका रंग, ये एक नाइट्रोजनी उर्वरक है, इसका रंग दोस्तों काला होता है, याद रखेंगे। कैसे बनता है, जब नाइट्रोजन गैस को कार्बाइड से दोस्तों गुजारा जाता है, गर्म कार्बाइड से, तब दोस्तों एक कैल्शियम साइनामाइड बनता है। अभी आगे इससे भी संबंधित सवाल आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करा कैल्शियम साइनामाइड में कितना नाइट्रोजन पाया जाता है, सिर्फ इतना बता दीजिए। यह भी एक तरह का नाइट्रोजन उर्वरक है, इसमें नाइट्रोजन कितना पाया जाता है, तो करीब 20 से 24% के आसपास, ठीक है, लगभग 20 से 24% के आसपास दोस्तों ये कैल्शियम साइनामाइड में नाइट्रोजन पाया जाता है। और इसीलिए सबसे बेस्ट किसको माना गया था, यूरिया को, क्योंकि यहां 24 और यूरिया में 46%, समझ रहे हैं, 46.6% नाइट्रोजन यूरिया में पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन यूरिया में होता है, इसलिए लोग यूरिया का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, कैल्शियम साइनामाइड वगैरह का इस्तेमाल कम करते हैं। कैल्शियम सल्फेट में तो और कम नाइट्रोजन 21% है, तो उसका भी इस्तेमाल दोस्तों कम ही होता है। तो ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब तक मैंने आपको 7 विषय पढ़ा दिया है, ये हमारा 8वां विषय है केमिस्ट्री, जो अभी जिसकी क्लास चल रही, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ आइए, जुड़कर पढ़िए। जब तक आप सिस्टमैटिक नहीं पढ़ेंगे तब तक चीजें तैयार नहीं होंगी, कोई विषय कंप्लीट नहीं होगा। हमारे साथ अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं आपको मिलेगा जिस पर हम लोगों ने चर्चा न किया। अभी तो चर्चा चल ही रहा है, क्लास कहां खत्म हो गई, अभी तो चल ही रही क्लास ना हमारी। इसी तरह से जैसे आज केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक ऐसे इसी पैटर्न पर मैंने आपको फिजिक्स के भी सवाल कराए हैं। और ये जो सवाल जवाब की सीरीज है, आप मुझे बता दो, क्या ये परीक्षा के लिए उपयोगी नहीं है? आप किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये सवाल जवाब की सीरीज आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। आप आइए इसे देखिए। तो अगर मैं इतने लेक्चर तक पहुंच चुका हूं, आज आपके 16,000 सवाल कंप्लीट हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। चलिए करा अमोनियम सल्फेट, फिर से याद रखिएगा, अमोनियम सल्फेट वही है जिसमें सल्फर की मात्रा ज्यादा थी, सल्फर 24%, नाइट्रोजन 21% आपने पढ़ा था। करा अमोनियम सल्फेट के साथ भूमि में क्या डालना आवश्यक है ताकि भूमि अम्लीय न हो जाए। देखिए एक चीज तो कंफर्म है कि अमोनियम सल्फेट के प्रयोग से अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है, भूमि अम्लीय हो जाती है। क्या हो जाती है, भूमि अम्लीय हो जाती है। अगर बहुत ज्यादा आप लगातार दोस्तों यूज कर रहे हैं अमोनियम सल्फेट ना, तो जिस भूमि के ऊपर ये अमोनियम सल्फेट का प्रयोग किया जा रहा है वो भूमि अम्लीय हो जाती है। अब अम्लीय हो गई तो बीजों का अंकुरण ठीक ढंग से नहीं होगा, उसके योग्य नहीं रहता है। तो कोई भी चीज अगर अम्लीय हो गई तो आपको क्या करना होगा, उस भूमि को क्षारीय में बदलना होगा। और क्षारीय में बदलने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, अब यहां प्रयोग किया जाता है चूने का या लाइम का, इंग्लिश में लाइम, हिंदी में चूना। किसका प्रयोग करते हैं, तो याद रखेगा प्रयोग किया जाता है लाइम का। लाइम यानी क्या हो गया, लाइम यानी चूना का प्रयोग दोस्तों यहां पे किया जाता है। लाइम यानी चूने का प्रयोग दोस्तों यहां पे किया जाता है CaOH2, क्या बोलते हैं इसे, CaOH
CaOH2, ठीक है, CaOH2, ये दोस्तों चूना या लाइम का प्रयोग किया जाता है उस अम्लीयता को कम करने के लिए, क्योंकि अगर ज्यादा अम्लीय हो जाएगा तो कभी भी उस पर बीज का अंकुरण नहीं होगा, ठीक है। तो क्या मतलब निकलेगा, ठीक है, तो इस चीज को भी आप याद रखेंगे। कह किस पदार्थ को नाइट्रोजन के वातावरण में उच्च ताप यानी लगभग 1000 से 1100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर कैल्शियम साइनामाइड तथा कार्बन का मिश्रण प्राप्त होता है, ठीक है। कौन से पदार्थ को लेके करते हैं दोस्तों, तो याद रखेगा कार्बाइड को, ठीक है, किसको, कार्बाइड याद रखेगा, ठीक है, कार्बाइड, ठीक है। कार्बाइड को नाइट्रोजन के वातावरण में 1000 से 1100 डिग्री सेल्सियस में अगर गर्म करेंगे तो कैल्शियम साइनामाइड तैयार होता है, बल्कि अब कार्बाइड मत कहिए बल्कि कहिए कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है, पूरा इसका नाम है कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड। इसी को लेकर दोस्तों गर्म किया जाता है और तब जाकर हमें कैल्शियम साइनामाइड प्राप्त होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और आगे बढ़िए दोस्तों अगले सवाल पर। करेक्ट, कैल्शियम साइनामाइड भूमि के जल द्वारा धीरे धीरे विच्छेदित होकर क्या बनता है, ठीक है। कह रहा है जो कैल्शियम साइनामाइड है जब ये भूमि के जल द्वारा धीरे धीरे विच्छेदित होकर क्या बनता है, यही कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है, अब जाकर दोस्तों क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, जब ये टूटेगा तब, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, यह आप याद रखेंगे। यही कैल्शियम साइनामाइड जब भूमि के द्वारा दोस्तों ग्रहण किया जाता है तो जल के द्वारा धीरे धीरे विच्छेदित होकर ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है या अमोनिया बनाता है, या क्या हो जाता है, अमोनिया, ठीक है, या अमोनिया भी बना सकता है, याद रखेंगे। फिर ये अमोनिया टूटेगा तो पहले नाइट्राइट बनेगा, बाद में नाइट्रेट बनेगा, ये नाइट्रोजनी उर्वरकों का प्रयोग करते करते ऐसा होता है। कह अमोनिया को नाइट्रिक अम्ल 60%, ठीक है, जिसमें होता है में अवशोषित करके कौन सा नाइट्रोजनी उर्वरक बनाया जाता है, क्योंकि अमोनिया को नाइट्रिक अम्ल में ऐसा कर रहा है तो यहां बनेगा अमोनियम नाइट्रेट। क्या बनेगा, अमोनियम नाइट्रेट बनेगा, ये आप याद रखें। जैसे अमोनियम सल्फेट आपने पढ़ा था उसी तरह से ये उसमें सल्फर की मात्रा ज्यादा थी, अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा दोस्तों ज्यादा होती, याद रखेंगे। कह रहा है अमोनियम नाइट्रेट के सांद्र विलयन में बारीक पिसा हुआ चूना पत्थर मिलाने पर क्या प्राप्त होता है। अमोनियम नाइट्रेट का सांद्र विलयन ले लिया और इसमें बारीक पिसा हुआ चूना पत्थर अगर मिला देंगे, देखिए कहीं भी चूना मिलाएंगे, ऐसे था तो अमोनियम नाइट्रेट था, क्या दोस्तों, था अमोनियम नाइट्रेट, तो जो था उसे आप लिख लीजिए। और आपने क्या कर दिया दोस्तों, आपने पिसा हुआ चूना मिला दिया, चूना यानी कैल्शियम को मिला दिया, इसमें क्या मिला दिया, चूना। चूना दोस्तों कैल्शियम का सोर्स है, तो आपने जैसे ही चूना मिलाया तो यह क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। क्या बन जाएगा भाई, कैल्शियम मिलाया तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट बन जाएगा। क्या कठिन इसमें बताइए, जो बच्चा नहीं पढ़ा होगा उसके लिए समस्या, सोचेगा रटे कैसे, अरे कुछ नहीं रटना है, ये पहले ही कह रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट का सांद्र विलयन लिया है, ले लीजिए, उसमें चूना डाल दिए, चूना का फार्मूला लिख लीजिए आगे। चूना में क्या, किसका सोर्स ज्यादा, किसका सोर्स है बताइए, कैल्शियम का सोर्स है चूना, तो कैल्शियम आके ऐड हो जाएगा इसमें, तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ध्यान दीजिएगा। कह रहा कौन से उर्वरक मुख्य रूप से पौधों को फास्फोरस प्रदान करते हैं, तो ये कौन प्रदान करता है, तो इसका नाम ही क्या है दोस्तों, फास्फेटी उर्वरक। क्या है, फास्फेटी उर्वरक, ठीक है। ये क्या करता है दोस्तों, ये पौधों को फास्फोरस प्रदान करता है। भाई नाइट्रोजनी उर्वरक नाइट्रोजन देता है, तो फास्फेटी उर्वरक जो है ये फास्फोरस देता है, इसमें कौन सी कहानी आ गई। कह रहा कौन से उर्वरक पौधों को रोगों से बचाते हैं, ठीक है, रोग से बचाना और पौधों की वृद्धि, ये दोनों के लिए बहुत जरूरी है फास्फोरस, ठीक है। तो लिखेगा फास्फेटी उर्वरक, ठीक है। फास्फेटी उर्वरक जो है दोस्तों ये पौधों को मिलेगा तो पौधे रोग से भी बचे रहेंगे, यानी उनका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा और पौधों की वृद्धि भी होगी, ठीक है। ये आप याद रखें, फास्फेटी उर्वरक की खासियत होती है। इसी तरह से पौधों को संरचनात्मक वृद्धि देते हैं या उनको मजबूती प्रदान करते हैं पोटास उर्वरक, ठीक है, तो वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। और आगे चलिए, कह कौन से उर्वरक पौधों को पोटेशियम देते हैं, तो पोटेशियम देने का काम किसका है, पोटास उर्वरक का है। ये भी तो आसान है, कोई दिक्कत आपको। पोटास उर्वरक जो होता है ये पोटेशियम देता है, फास्फेटी उर्वरक जो होता है फास्फोरस देता है, नाइट्रोजनी उर्वरक जो होता है वो नाइट्रोजन देता है। बस ये एक एक लाइन में याद रखेगा। कह रहा है कौन से उर्वरक प्रकृति में घुलनशील लवणों जैसे आदि में पाए जाते हैं, ठीक है, घुलनशील लवणों के रूप में, ठीक है,
कौन से उर्वरक दोस्तों ये प्रकृति में पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा मुख्य रूप से पोटास उर्वरक, ठीक है। मुख्यतः दोस्तों याद रखेंगे पोटास उर्वरक जो होते हैं ये दोस्तों क्या पाए जाते हैं? ये जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है। तो जल में या प्रकृति में दोस्तों ये पाए जाते हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। पोटास उर्वरक, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे, बढ़िया सा सवाल हो गया और आसान सा भी है। आगे देखिए, करेक्ट, कौन से उर्वरक पौधों को संरचनात्मक वृद्धि देते हैं? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पौधों को रोग से बचाना, पौधों को रोग से बचाना प्लस वृद्धि एवं विकास, ठीक है, वृद्धि एवं विकास। इसका काम दोस्तों किसका है? यह काम है फास्फेटी उर्वरक का। किसका काम है? फास्फेटी उर्वरक का। केवल ये संरचनात्मक वृद्धि जो लिख दिया दोस्तों, इसके लिए जिम्मेदार होता है पोटास उर्वरक, ठीक है। अब जो लिखा है इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पोटास उर्वरक जिम्मेदार है। तो ये भी आप लगे हाथ जो है पढ़िएगा और समझिएगा और याद रखिएगा, ठीक है। करेक्ट, किन उर्वरकों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों यौगिक एक साथ पाए जाते हैं? गजब दे दिया। करे तीनों एक साथ कहां मिलेंगे? ऐसा कौन सा उर्वरक है जिसमें नाइट्रोजनी उर्वरक भी पाया जाता हो, उसके गुण भी हो, फास्फेटी वाले गुण भी हो और पोटास का गुण भी हो? तो ये क्या हो जाएगा? तब हम इसको कहते हैं मिश्रित उर्वरक। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं मिश्रित उर्वरक, क्योंकि भैया तीनों का मिक्स है। क्या दोस्तों? ये तीनों का मिक्स है, ये आप याद रखेंगे। और आगे चलिए, करेक्ट, कौन से उर्वरक को किसान खाद या किसान यूरिया भी कहते हैं? ठीक है, किसान खाद कहते हैं या किसान यूरिया कहते हैं, ये मिश्रित वाला ही होता है, ठीक है। कौन सा वाला? ये जो मिश्रित उर्वरक है जिसमें तीनों वाला गुण विद्यमान होता है, इसी को किसान यूरिया या किसान खाद कहते हैं। या कभी कभी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को भी किसान खाद कह दिया जाता है, ठीक है। कहीं कहीं पर कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट वही जिसमें चूना मिलाया गया था, वही वाला है, ठीक है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिस अमोनियम नाइट्रेट में क्या कर दिया जाता है? सांद्र विलयन में, अमोनियम नाइट्रेट के सांद्र विलयन में चूना मिला दिया जाता है, ठीक है। वही हो जाता है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। इसे किसान यूरिया भी कहा जाता है, किसान खाद भी कहा जाता है, लेकिन ज्यादातर जगह पे आपको मिश्रित उर्वरक याद रखना है, तो इसे भी आप समझे रहिएगा। करेक्ट, कौन से उर्वरक जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं? गजब, जीवाणु का मतलब क्या हो गया दोस्तों? जीवाणु का सीधा सीधा मतलब होता है बैक्टीरिया। तो कह रहा है कौन से उर्वरक बैक्टीरिया होते हैं जो भूमि में पोषक पदार्थ क्या करते हैं? उत्पन्न होते हैं, ठीक, उत्पन्न करते हैं। तो बैक्टीरिया होते हैं और ये पोषक पदार्थ उत्पन्न करते हैं। तो याद रखेगा ये कौन से उर्वरक की बात कर रहा है? ये जैव उर्वरक की बात कर रहा है। किसकी? जैव उर्वरक। और जैव उर्वरक में होता क्या है? एग्जाम्पल पूछ दे बताएगा, जैसे नील हरित शैवाल, ठीक है। नील हरित शैवाल ये एक तरह का जैव उर्वरक होता है, एक तरह का बैक्टीरिया होता है, याद रखेंगे, ठीक है। या फिर कहीं पे लिख दे साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। पहले नील हरित शैवाल लिखे, बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया, ये इन्हीं का दोस्तों मुख्य सोर्स होता है, आप याद रखेंगे, ठीक है। तो और में लिख लीजिएगा राइजोबियम, याद रखेंगे, राइजोबियम, ठीक है। तो जैसे नील हरित शैवाल है वैसे राइजोबियम भी एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है, ये आप याद रखेंगे। या फिर आपने धान के खेतों में एजोटोबैक्टर का नाम सुना होगा, एजोटोबैक्टर, ये सब दोस्तों लिखेगा। ये सब दोस्तों जैविक उर्वरक के नाम है अलग अलग, तो ये इसका इस्तेमाल भी जैविक खाद के रूप में किया जाता है, याद रखेंगे। करेक्ट, किन उर्वरक का मुख्य स्रोत बैक्टीरिया होता है या साइनोबैक्टीरिया होता है या कवक होता है? ये किसका मुख्य स्रोत होता है? तो जितने भी प्रकार के जैविक उर्वरक होते हैं, ठीक है, जितने भी प्रकार के जैविक या जैव उर्वरक होते हैं, ठीक है, इनमें क्या होता है दोस्तों? इसमें बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया या फिर कवक जो है मुख्य स्रोत होता है, ये आप याद रखेंगे। करा राइजोबियम और नीला हरा शैवाल ये किस प्रकार के उर्वरक के दो उदाहरण हैं? तो याद रखेगा राइजोबियम और नील हरित शैवाल ये दोनों जैव उर्वरक के ही उदाहरण हैं, ठीक है। तो आपको कई बार मैंने लिख दिया, ठीक है। यह क्या है? यह एक प्रकार के जैव उर्वरक ही हैं। कल को राइजोबियम की जगह, नील हरित शैवाल की जगह क्या दे दे दोस्तों? जैसे दे दे एजोटोबैक्टर दे दे, तो ये भी उसी का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये कुछ जैविक उर्वरक थे, इनका नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। 30 सवाल आज हमारे पूरे हुए और आज हमारे 16,020 प्रश्न हमारे आज कंप्लीट होते हैं, ठीक है।
तो अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो हमारी तैयारी इसी तरह से चलती रहेगी और कल को हम 20,000 25,000 भी सवाल कवर करेंगे। मैंने आपको शुरू में कहा था तो जल्दी से इस सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए, बिना पैसे वाली सीरीज है। आपको आना है, आपको जिस भी विषय में लगता है कि मैं तैयार, जैसे आपको लग रहा है कि संविधान बढ़िया से हमने तैयार कर लिया है, आप संविधान के प्लेलिस्ट में चले जाओ, मैं आपसे सवाल करूंगा, आप जवाब देना, नहीं दे पाओगे तो मैं आपको जवाब दूंगा। इस तरह से आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होते जाएगा। आप एक बार ट्राई तो करो। 7 सब्जेक्ट खत्म हो गए, 8वां सब्जेक्ट भी खत्म होने वाला है, तो आप अच्छे से केवल लगे रहिए और पढ़ते रहिए। ये हमारा एप्लीकेशन स्टडी 91 ऑफिशियल, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से दोस्तों आप जो है इस पे जुड़ जाइए और एक एक विषय का डेमो देख लीजिए। पसंद आए तो क्लास भी ज्वाइन कीजिएगा। कहीं कोई इशू है, कोई समस्या है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हाँ, कुछ बच्चों ने कहा कि सर नोट्स कहाँ से मिलेगा, ये जो आप क्लास पढ़ा रहे हैं इस वाले क्लास का नोट्स कहाँ से देखा जाए। तो नोट्स के लिए दोस्तों एक एप्लीकेशन है वैदिकी, ठीक है, वैदिकी ऐप है दोस्तों, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए, या वेबसाइट है vaidiki.com, ठीक है, यहाँ आप चले जाइए। या और जानकारी चाहिए तो 9026156165, ठीक है, ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पे कॉल करके केवल नोट्स के रिगार्डिंग अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन दोस्तों ही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और एक बार चेक कर लीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब कौन सी क्लास आ रही है। ठीक है, तो कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार, ये आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।